नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में है और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2020 विश्व कप का आगाज आज से शुरू। पहले क्वालीफायर में ओमान ने ग्रुप डी के पहले मैच में पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हराया और अब से कुछ देर बाद दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत ने नेपाल को हराकर सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब 8वीं बार जीता। कप्तान सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोलों की बराबरी की। और सबसे पहले बात करते हैं 2020 विश्व कप की, जिसका आगाज आज से हो गया है। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्या कुछ होने वाला है 2020 विश्व कप में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद। आईपीएल के बाद अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें 2020 विश्व कप पर लगी हैं, जिसका आगाज आज से हो गया है। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। 8 टीमों को रैंकिंग के आधार पर सीधे सुपर 12 में जगह मिली है। बाकी 4 टीमें 2 ग्रुप से क्वालिफाइंग मैच खेलकर सुपर 12 में पहुंचेंगी। सुपर 12 के मुकाबले 23 अक्टूबर से खेले जाएंगे। भारत का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत 2020 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन ओमान और यूएई में किया जा रहा है। आज से 8 टीमों के बीच क्वालीफायर मैच शुरू हो रहे हैं। इनमें से दोनों ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सुपर 12 में पहुंचेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 45 मैच खेले जाएंगे। कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही है। विश्व कप का पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज के 42 साल के क्रिस गेल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। वहीं अफगानिस्तान के विकेटकीपर 19 साल के गुरबाज सबसे युवा खिलाड़ी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का 2020 विश्व चैंपियन कौन बनता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, आज से 2020 विश्व कप का आगाज हो गया है और विश्व कप के पहले क्वालीफायर मुकाबले में ओमान में ग्रुप बी के मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हरा दिया है। पापुआ न्यू गिनी ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 129 रन बनाए। पीएनजी की ओर से कप्तान असद वाला ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। जवाब में ओमान ने बिना किसी नुकसान के 13 ओवर और 4 गेंद में 131 रन बनाकर मैच जीत लिया। ओमान की ओर से अकील ने 50 और जतिंदर सिंह ने 73 रन की नाबाद पारी खेली। ओमान के जीशान मकसूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर कुल 4 विकेट लिए। तो अगर हम देखें रविकांत, तो जिस तरीके से ये मैच हुआ है, अभी पहला मैच, और पूरे 10 विकेट से जो है ओमान ने इस मैच को जीता है, क्या कुछ कहेंगे? इसे कहते हैं होम एडवांटेज। अपने घर में खेल रही है ओमान की टीम और एक्सपर्ट्स उसमें काफी हैं, जिनके विदेशी मूल के लोग काफी हैं, उन भारत और पाकिस्तानी मूल के। कि पापुआ न्यू गिनी ज्यादातर उनके घरेलू खिलाड़ी ही हैं मौजूद और पैसिफिक नेशन होने के कारण थोड़ा बहुत अनुभव उन्हें है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का, लेकिन टॉप लेवल एक्सपीरियंस की कमी साफ झलक रही है उनके खेल में और इसी कारण से ओमान ने इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही दूसरा भी मैच अब से कुछ देर बाद शुरू हो रहा है और ओमान में ही बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे और ये भी बड़ा अहम मुकाबला है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की टीम में भी कुछ खिलाड़ियों ने हालांकि आईपीएल में भी हिस्सा लिया, वो अनुभव उनके काम आएगा। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए, बांग्लादेश का जो फॉर्म था अपने घर में वो काफी अच्छा था। न्यूजीलैंड को हराया T20 सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, लेकिन जब से यहां आए हैं 2 फ्रेंडली मैच खेले हैं आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, दोनों में उनकी हार हुई है। उसमें शाकिब मौजूद नहीं थे, मुस्तफिजुर रहमान मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है इन स्लो पिचेस पर, यह सबसे ध्यान देने वाली बात रहेगी कि जो पिचेस अभी हमें मिल रही हैं यूएई में और ओमान में, वो सब थोड़ी सी स्लो पिचेस हैं। लो स्कोरिंग गेम्स होंगे, 140 से 160 के बीच में ही आप स्कोर उम्मीद कर सकते हैं और इस कारण से बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है एक मजबूत शुरुआत करना, क्योंकि ध्यान रहे कि सिर्फ 2 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी नेक्स्ट स्टेज के लिए।
जी हाँ, उस हिसाब से ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो इस विश्व कप में भारत अपना पहला मैच 24 तारीख को पाकिस्तान से खेलेगा और चूंकि इस पूरे टूर्नामेंट की जो मेजबानी है वो भारत के हाथों में है, क्योंकि कोविड के कारण इसका आयोजन ओमान और यूएई में किया जा रहा है। और अब जो भारत का इसके पहले हालांकि 2 प्रैक्टिस मैच भी होने हैं, तो किस तरीके से आप भारत को एडवांटेज देखते हैं कि आईपीएल अभी हम खेल के उठे हों वहां के उस माहौल में, तो कितना उसका एडवांटेज भारत को मिलने वाला है? बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी लगभग आईपीएल में किसी न किसी टीम से खेल रहे थे और यही कारण है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी सभी मैदानों से, ओमान से उतने परिचित नहीं है, लेकिन भारत के मैचेस ओमान में हैं भी बहुत कम। जी, दुबई और अबू धाबी में ज्यादा मैचेस हैं भारत के। इस कारण से कोई खास ज्यादा मुश्किल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी खिलाड़ी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, दोनों के पिच से, वहां के माहौल से, वहां का जो एक एटमॉस्फेयर बनता है, वहां पे किस तरह की हवाएं चलती हैं, इन बातों से अच्छी तरह परिचित होंगे। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं इसका एडवांटेज भारत को मिलेगा। और 2020 विश्व कप में अगर भारत के कार्यक्रम पर एक नजर डालें तो जैसा कि 24 अक्टूबर को पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा और ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ दुबई में ही होगा। इसके बाद 3 नवंबर को भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा, ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। इसके बाद 5 नवंबर को भारत का मुकाबला B1 की टीम से होगा, जिसका मतलब है कि जो ग्रुप बी की जो शीर्ष टीम है उसके साथ भारत खेलेगा। और 8 नवंबर को E2 के साथ भारत का मुकाबला होगा, यानी नंबर 2 टीम ऑफ ग्रुप E के साथ टीम इंडिया खेलेगी। तो अगर हम देखें तो ये जो भारत के जो मुकाबले इन सब टीमों के साथ होने वाले हैं, अब कहीं न कहीं आईपीएल के बाद, चूंकि इसके तुरंत बाद जो है 2020 मुकाबले शुरू हुए हैं, तो कहीं न कहीं क्रिकेट का जो रोमांच है वो अपने चरम पर है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक आईपीएल से एक समा बंधा और वही आगे बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा लल जरूर आ रहा है, जबकि आपके ग्रुप के ए और बी के क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें बहुत तेज रहेंगी, क्योंकि सब चाहते हैं कौन सी टीम कहां पहुंचेगी, किससे मुकाबला होगा। और ध्यान रहे, भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा इससे बढ़िया ड्रॉ नहीं हो सकता था कि आप जो मजबूत टीमें समझी जा रही हैं आपके ग्रुप की, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, उनसे निपटने के बाद आप क्वालिफाइंग टीमों से खेलेंगे। और नेट रन रेट, जो कि काफी अहम हो जाता है, हमने आईपीएल में देखा, तो नेट रन रेट आपको इंप्रूव करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि आपके आखिरी दोनों मैचेस क्वालिफायर्स के हाथ हैं। बिल्कुल, तो उस लिहाज से भी ये मुकाबले काफी अहम होंगे। और चूंकि बात जब वर्ल्ड कप की हो, बात क्रिकेट की हो, तो भारत में जो है उसका उत्साह, उसको लेके जो उमंग है वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हम भी स्पोर्ट्स स्कैन के जरिए और अपने बुलेटिन्स के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को पल पल की जानकारी देते रहेंगे। और 2020 विश्व कप में इस बार महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर की भूमिका में होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश की ये रिपोर्ट। चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन का खिताब दिलाने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी 2020 विश्व कप में मैदान के बाहर टीम इंडिया के मेंटोर की भूमिका में होंगे। पिछले 17 वर्षों से अपना लोहा मनवाने के बाद धोनी को मैदान के बाहर इस प्रमुख भूमिका में देखना दिलचस्प होगा। इसमें धोनी का काम अपने अनुभव और समझ को साझा करने का होगा, लेकिन ये कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री पर निर्भर करेगा कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि एमएस धोनी के जुड़ने से मैं काफी खुश हूं, उनकी मौजूदगी टीम का जोश बढ़ाएगी। कोहली ने कहा कि वो हम सब के लिए मेंटर रहे हैं और उनकी सलाह खेल को बेहतर करने में मदद करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि धोनी की मेंटोरशिप में टीम इंडिया अपनी जीत का परचम किस तरह लहराती है। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ रवि, जब भी धोनी टीम के साथ जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं टीम का उत्साहवर्धन तो होता ही है। और कहते हैं कि धोनी का जो अपना स्टाइल है, इस बार हालांकि सीएसके उन्हीं की नेतृत्व में जो है वो चैंपियन बनी आईपीएल की, और अब
सबकी निगाहें जो हैं, जो कि धोनी का रहना टीम को एक बहुत बड़े मोटिवेटर माने जाते हैं, तो किस तरह से उनकी मेंटरशिप को आप देखते हैं? बहुत ही सही फैसला किया है बीसीसीआई ने कि सिर्फ खिलाड़ियों को मोटिवेशन नहीं करना है, आपको आगे की भी तैयारी करनी है, क्योंकि विराट कोहली ने पहले ही घोषणा कर दी है कि कप्तान वो नहीं रहेंगे भारतीय T20 टीम के इस वर्ल्ड कप के बाद, तो एक नए कप्तान को भी चुनना है। तो इस माहौल में आपको एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद होना चाहिए जो कि हर प्लेयर को अच्छी तरह से जानता हो और खिलाड़ी भी उनकी लीडरशिप के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली ने भी अपना करियर लगभग शुरुआत की है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही। तो जो सबसे सीनियर प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब महेंद्र सिंह धोनी के अंदर काफी लंबे समय तक खेल चुके हैं उनकी कप्तानी में। तो इनके आने से उनकी सलाह पर सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस मैं समझता हूं काफी ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, और जैसा कि धोनी को इनकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर हम देखें तो टीम में काफी ज्यादा है, और अगर आईपीएल ही अगर हम देखें तो चूंकि जब भी धोनी जो है रहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं टीम को जो है वो अटेंशन मिलता है और सबकी निगाहें जो हैं उन पर लगी होती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अभी जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने जीत दिलाई अपनी टीम को, वो दिखा रहे हैं कि उम्र भले ही उनकी ज्यादा हो गई हो, लेकिन अभी भी क्रिकेटिंग ब्रेन उनका किसी से कम नहीं चलता है। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेयर्स को मोटिवेट किया, सीएसके को खिताब दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका कप्तान की रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दिखा रहा है कि वो प्लेयर्स की क्षमता को समझ रहे हैं और किस तरह से प्लेयर की क्षमता को इस्तेमाल किया जाए, उनके टैलेंट को किस तरह से निखारा जाए, इस बात को बखूबी वो समझ रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि जो भारत जिसकी रैंकिंग 2 है वो कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में T20 में अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। 145 मैच भारत ने खेले हैं, जिसमें से 89 जीते हैं, 49 हारे हैं, 3 मैच टाई रहे हैं और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। एक बेहतरीन प्रदर्शन भारत का। हालांकि अगर अन्य टीमों के प्रदर्शन पर हम एक नजर डालें तो इंग्लैंड की रैंकिंग नंबर 1 है। कप्तान इयान मॉर्गन के नेतृत्व में टीम खेलेगी। 137 मैच खेले हैं, 71 मैच जीते हैं, 59 मैच हारे हैं, 2 टाई रहे हैं, 5 ड्रॉ हैं। अगर हम इंग्लैंड को बतौर एक दावेदार T20 वर्ल्ड कप का हम देखें तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता कि वो खिताब के दावेदार हैं, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि किस मैदान पर खेले जा रहे हैं मैच जी। और ये मैच चूंकि पश्चिम एशिया में खेले जा रहे हैं, यहाँ के पिचेस थोड़ी स्लो, थोड़ी लो हैं और हमने देखा आईपीएल में कि इन्हीं स्टेडियम्स में स्कोर्स बहुत ज्यादा नहीं बन रहे थे। कोई भी टीम 180, 190 बड़ी मुश्किल से ही पार कर पा रही थी। तो ये दिखा रहा है कि टीमों को ध्यान देना पड़ेगा कि 160 का एक लक्ष्य बनाकर चलें, तब जाके बात बनेगी। और इंग्लैंड की टीम में फिलहाल अभी ऐसी कोई मजबूती दिख नहीं रही है कि इस स्लो लो पिचेस पर वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर न्यूजीलैंड के ऊपर अगर हम एक नजर डालें तो रैंकिंग में 4थे स्थान पर है। कप्तान केन विलियमसन के नेतृत्व में टीम खेलने के लिए तैयार है और T20 पर प्रदर्शन उनका है। 150 मैच खेले हैं, 73 जीते हैं, 65 हारे हैं, 8 मैच इनके टाई रहे हैं, 4 ड्रॉ हैं। ये इनका सबसे मुश्किल बात यह हो जाती है कि ज्यादातर मैचेस ये अपने घर में खेलते हैं और ज्यादातर जीते भी इनकी अपने घरेलू मैदान पर, यहाँ पे सीमिंग ग्रीन टॉप पिचेस रहती हैं और बॉल काफी ज्यादा स्विंग करती है। यूएई में, ओमान में बॉल स्विंग नहीं करेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लें। शेन उनके पास हैं कई अच्छे खिलाड़ी, लेकिन देखना पड़ेगा टिम साउदी कैसा प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं उनके बैट्समैन, सब कुछ निर्भर करेगा केन विलियमसन के फॉर्म के ऊपर, जो कि अनफॉर्चुनेटली फॉर न्यूजीलैंड बहुत अच्छा नहीं रहा है जबकि वो आईपीएल में खेल रहे थे। जी, और यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। कप्तान आरन फिंच के नेतृत्व में टीम अपना बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। और T20 में प्रदर्शन पर अगर एक नजर डालें तो 146 मैच खेले हैं, 73 मैच जीते हैं, 68 मैच हारे हैं, 2 टाई रहे हैं, 3 ड्रॉ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमिका आप कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया के पास काफी अच्छी टीम है, काफी बैलेंस टीम है और आरन फिंच के नेतृत्व में चूंकि ओपनर हैं और जिस तरह से वो लीड करते हैं टीम को, उन्हें एक अच्छा मजबूत दावेदार समझा जा रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी बॉलिंग में भी पैनापन है और उस बॉलिंग का वो फायदा उठा सकते हैं टीमों को रिस्ट्रिक्ट करने में। जी हां, और तो ये तो बात थी T20 की।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच और गेंदबाजी कोच के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी T20 विश्व कप के बाद एक नया सहयोगी स्टाफ मिल सकता है। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए बयान में कहा कि बीसीसीआई टीम इंडिया सीनियर पुरुष और एनसीए यानी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच और गेंदबाजी कोच के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। बीसीसीआई के मुताबिक टीम इंडिया के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है। तो अब भारत को हमने मेंटोर की बात करी और अब मुख्य कोच की बात करेंगे। हम मुख्य कोच रवि शास्त्री का टर्म पूरा हो रहा है और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद वो और कोच आगे नहीं रहना चाहते हैं। तो चूंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है बोर्ड को, तो बोर्ड ने बिल्कुल सही कदम उठाया है कि समय रहते ही आप प्रक्रिया को शुरू कर दें। इंटरव्यूज होंगी, इवैल्यूएशन होगा और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जो है उसके साथ इंटरव्यूज के बाद ही चीफ कोच का अपॉइंटमेंट होगा। और जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल द्रविड़ के साथ बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली जिनके साथ साथ खेले हैं जी, तो उनकी कप्तानी में काफी दिन खेले हैं, तो ये शायद पहले से बात हो गई है कि आपको एक मजबूत चीफ कोच चाहिए। और राहुल द्रविड़ ने चूंकि अधिकतर खिलाड़ियों को अंडर 19 टीम में कोच किया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है उनको, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। बिल्कुल। और राहुल द्रविड़ को अगर हम देखें तो बतौर कोच जो है काफी बैलेंस खिलाड़ी हैं, डिसिप्लिन हैं, तो उस हिसाब से वो टीम के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। कोच के लिए डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स जी। आप किस तरह से अपनी बात आगे बढ़ा पाते हैं, और यही जरूरी है कि राहुल द्रविड़ के मन में जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा दुविधा नहीं होती है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और इसी कारण से उनका कम्युनिकेशन स्किल्स पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारत ने कल रात माले में नेपाल को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ प्रतियोगिता का खिताब 8वीं बार जीत लिया है। क्या कुछ हुआ इस मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल। कप्तान सुनील छेत्री, सुरेश वंगजाम और अब्दुल समद के शानदार गोलों की मदद से भारत ने 8वीं बार सेफ चैंपियनशिप जीत ली है। कल मालदीव नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। भारत ने इससे पहले पिछला खिताब 2015 में जीता था, जबकि मालदीव ने 2018 में फाइनल में भारत को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। कल पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में लगातार 2 गोल हुए, जबकि तीसरा गोल मैच खत्म होने से कुछ देर पहले ही 91वें मिनट में हुआ। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने मैच का पहला गोल किया। उसके 2 मिनट बाद ही सुरेश सिंह ने भारत की बढ़त को और मजबूत कर दिया। अंत में निर्णायक पलों में अब्दुल समद ने एक और गोल कर टीम को 3-0 से शानदार जीत दिलाई। कप्तान सुनील छेत्री ने इस मैच में गोल करके अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लियोनेल मेसी के 80 गोल की बराबरी कर ली और मौजूदा सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर आ गए। छेत्री ने 125 मैचों में, जबकि मेसी ने 155 मैचों में 80 गोल किए हैं। सर्वाधिक 115 गोल का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। सैफ फुटबॉल के इस सत्र में भारत अजेय रहा है। उसने नेपाल और मालदीव को हराया, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मैच ड्रॉ रहा। उम्मीद है कि भारत का ये शानदार प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, अगर हम रवि देखें तो भारत ने शानदार प्रदर्शन करा है, नेपाल को 3-0 से हराया। नेपाल की टीम थोड़ी मजबूत टीम मानी जाती है अगर हम फुटबॉल के हिसाब से देखें तो। देखिए, दक्षिण एशिया में 4 टीमें हैं मेनली, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्रदर्शन इस बार बहुत खराब रहा। भारत ने नेपाल को आसानी से हराया। अब वो समय आ गया है कि जब भारत दक्षिण एशिया से बाहर देखना शुरू करे और बाकी एशियाई टीमों से डटकर मुकाबला करना शुरू करे। बेस अच्छा बन गया है और ये दिखा रहा है कि अब टीम शायद तैयार है और बड़े मुकाबलों के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे कप्तान छेत्री की बात करनी होगी, जिन्होंने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। या इंटरनेशनल गोल्स, 80 गोल मायने रखते हैं, चाहे किसी भी लेवल पर हो। इंटरनेशनल गोल्स ही होते हैं, और लायनल मेसी की बराबरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।